हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 19th एंड 20th जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट शटडाउन हो गई थी हमारे लोकेलिटी में, इसलिए मैं कंटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ना ही इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस थे। तो जाहिर सी बात है मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा सका, और कैसे कैसे करके मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया सो दैट आप अवेयर हो सके सिचुएशन के बारे में एंड आप उस सिचुएशन को समझकर आगे बढ़ सके। देखो, जब भी इस प्रकार की प्रोटेस्ट होती है तो हमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा उस एंगल पर ज़रूर देखना चाहिए। ये जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं 4-5 दिन तक, तो उसका अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो वेरियस डायमेंशन पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। कैसे? सबसे पहला इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो देख लो, लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो इंटरनेट शटडाउन वेरियस लोकेशन पर देखने को मिली है, आजकल आप देख सकते हो कि जो भी सर्विसेज सेक्टर है वो इंटरनेट पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेट शटडाउन, तो ये सारी की सारी सर्विसेज अफेक्ट हुई होंगी। ठीक है, मुझे या फिर यूँ कहो कि मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया था एक्चुअली, और चूँकि इंटरनेट सर्विसेज ना होने के कारण जो भी उसका ट्रीटमेंट है एक्चुअली नहीं हो सक रहा था, 4-5 दिन तक वो वेट करना पड़ा, तब जाके वो ठीक हुई। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी इंटरनेट पर है। तो दूसरा इम्पैक्ट ये हो गया। तीसरा इम्पैक्ट आप समझ सकते हो कि जो भी रेल यात्री रहे होंगे जिनको डेस्टिनेशन पर जाना होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके, बिकॉज जो रेलवे की स्थिति आपने देखा भी कि कितनी गंभीर हो गई थी। तो रेलवे का डिस्ट्रप्शन हुआ। रेलवे का डिस्ट्रप्शन होना बहुत बड़ा एक प्रकार से इम्पैक्ट देता है इंडियन इकोनॉमी पर या फिर इंडियन सोसाइटी पर। ठीक है, बिकॉज ये पूरी की पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको होल्ड करने की क्षमता रखता है। तो ये सब बातें हो गई। एंड चौथी इम्पैक्ट की बात करें तो वी हैव द टूरिज्म सेक्टर, है ना। बहुत सारे पर्सन्स जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो अभी टूरिज्म भी इम्पैक्ट हुआ होगा। और क्या इम्पैक्ट आप देख सकते हो, ये सब जो स्ट्राइक हुए या प्रोटेस्ट हुए, जाहिर सी बात है बहुत सारे जो शॉप्स होंगे, ठीक है, वो सब क्लोज हो गए होंगे, एक प्रकार से पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे होंगे। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो लाइवलीहुड है, खासकर डेली वेज अर्नर्स की, ठीक है, तो उन सब का भी तो प्रभावित हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट एंगल्स देख सकते हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ब्रॉड लेवल पर तो उसके क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ब्रॉडर पिक्चर। बाकी स्कीम की बात करें तो उसके अपने प्लस है, माइनस है, उसमें तो हमें नहीं जाना है, हमें बस ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना है कि क्या इम्पैक्ट इस प्रकार के इंसिडेंट्स के होते हैं एंड क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, और 2 आर्टिकल आपको इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस प्लस जो आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चलती है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अगर देखें तो जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन है वो 2007 से ही चल रही थी, बट एक्चुअली अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है। तो क्या कुछ की इश्यूज हैं जिसके कारण वो फाइनलाइज नहीं हो पा रही है? अगर फाइनलाइज हो पाती है तो इसका क्या बेनिफिट्स इंडिया को, यूरोपियन यूनियन को मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे होगे अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, है ना, खासकर असम वाले इलाके की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो फ्लडिंग का सिचुएशन क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सोचो कि आखिरकार वाई इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देयर इज फ्लडिंग एवरी ईयर, है ना, वाई नॉट इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन? और अगर आप थोड़ा सा और डीपर जाओगे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लेट्स से कि आपका अगर फ्लडिंग आती है तो फिर उसका डिफरेंट कारण है। उसका एक अर्बनाइजेशन की प्रॉपर प्लानिंग ना होना या फिर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर ना होना, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्लडिंग की बात करते हैं तो उसका एक नेचुरल कारण ये है कि मानसून के समय में हैवी रेनफॉल होता है, और जो रिवर चैनल है ब्रह्मपुत्रा की, है ना, वो ह्यूज सेडिमेंट्स लेकर आती हैं फ्रॉम द हायर माउंटेन्स, और वो फिर आपका जो लोअर रीजन है ना, जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन है उसमें डिपॉजिट करती है, और अल्टीमेटली जो शेलोवर हो जाता है आपका
रिवर चैनल, और उसके कारण जो फ्लडिंग होती है। कभी आपने सुना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर या फिर हिमाचल में फ्लडिंग होती है? जनरली आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि वहाँ के जो रिवर है वो यूथफुल स्टेज में है। यूथफुल स्टेज में आपके बड़े बड़े जॉर्जेज एंड कैनियंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिवर मैच्योर फेज में आती है या फिर ओल्ड फेज में आती है, तो रिवर का मेन काम होता है डिपोजिशन करना, ठीक है। चैनल का विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और डेप्थ जो है वो शैलो हो जाता है, जिसके कारण आपका पूरा फ्लडिंग या सेडिमेंट्स लोड बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द रेनफॉल सीजन। तो इसके कारण आपका फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी कि जो आपका हिमालयन रिवर है ना, उसको पानी तो दो जगह से मिलती है, एक तो ग्लेशियर से मिलती है और एक आपका ये जो आपका रेनफॉल होता है मानसून रेनफॉल वहाँ से मिलती है। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो रिवर को पानी मिलता है वो आपका रेनफॉल से मिलता है, वहाँ पर तो ग्लेशियर हमें देखने की नहीं मिलती है। तो ये सब आपको बड़े पर्सपेक्टिव दिमाग में रखने होंगे। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया जो भी आर्टिकल्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डिस्कशन। द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद इंडिया बांग्लादेश होल्ड्स 7th राउंड ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन। तो बेसिकली ये जो आपका ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन का 7वां राउंड हमें देखने को मिला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इस पे क्या बातें निकल कर आई है। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे खासकर हमारे पड़ोसी देश के बीच, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे आपका इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन आएगा, चाहे फिर आपका इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन आएगा, इंडिया चाइना का रिलेशन आएगा, ठीक है। तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आप कॉमनली यूज कर सकते हो, तो उन पॉइंट को आप देखो और उन पॉइंट को याद रखने का कोशिश करो कि हम कैसे उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं डिफरेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस आप देख सकते हो द फर्स्ट आर्टिकल डील्स विद इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बांग्लादेश का मैप देखना पड़ेगा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ये देखो आप बांग्लादेश का मैप है ना, ये पूरा बांग्लादेश का मैप आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो सो दैट आप अंडरस्टैंड करो कुछ, ठीक है। ये पूरा बांग्लादेश का मैप है। अब आप समझो कि हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना है, तो एक तो ये है कि हम वाटर चैनल के माध्यम से जाएं, ठीक है। एक ये है कि हम डायरेक्ट रोड या रेलवे के माध्यम से जाएं। तो अगर कनेक्टिविटी बांग्लादेश और इंडिया के साथ बेटर हो पाती है, चाहे वो वाटर कनेक्टिविटी हो चाहे वो रोड रेलवे कनेक्टिविटी हो, तो कहीं ना कहीं हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमेशा इंडिया और बांग्लादेश ये जरूर चाहेगा कि जो कनेक्टिविटी है वो इंश्योर हो सके, बेटर कनेक्टिविटी हो सके, सो दैट हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर सके। और अभी फिलहाल आपका एक ही रूट हमें देखने को मिलता है अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, तो आपको ही पता है वो चिकन नेक कॉरिडोर जो यहाँ पर देख सकते हो सिक्किम के नीचे। कहाँ है चिकन नेक कॉरिडोर? एक सेकेंड, यहाँ पर देखो आप, है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, यही है चिकन नेक कॉरिडोर। यहाँ से जाएंगे इस तरफ, ठीक है। तो इसीलिए कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो ये आपको ब्रोडर पर्सपेक्टिव दिमाग में आ गई होगी। लेट्स डिस्कस द आर्टिकल। तो दोनों देश ने किन किन बातों पर सहमति जताई है, तो देख लो। दोनों देशों ने कहा है कि जो वेरियस डायमेंशंस है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप्स, फिनटेक, इन सब क्षेत्र में हम लोग कॉपरेशन बढ़ाएंगे। फिनटेक के बारे में हमने बताया भी था। ये बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज होते हैं लाइक एनी सॉफ्टवेयर, है ना, ऐप्स जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, ठीक है, इनोवेटिव तरीके से। जैसे यूपीआई की बात कर लें तो ये फिनटेक सोल्यूशन है एक प्रकार से, ठीक है। और ये कौन करता है? तो फिनटेक कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है। और क्या बातें हुई है देख लो। अल्टीमेटली कनेक्टिविटी की बात आ ही गई है कि जो रेलवे सेक्टर है एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, इस पर भी फोकस किया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं रिवर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, आपको पता है बांग्लादेश में बहुत सारे रिवर्स इंडिया से होकर गुजरते हैं, ठीक है। गंगा की बात कर लो, ब्रह्मपुत्र की बात कर लो, और भी बहुत सारे रिवर हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से उनका कंजर्वेशन कैसे हो, इन सब पर आपका एग्रीमेंट एंड टाइज अप देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया शेयर्स 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स विद बांग्लादेश एंड बहुत सारे रिवर के साथ डिस्प्यूट भी है। और आपको याद रखना है तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। और कुछ
सेक्टर में और डिस्प्यूट हमें देखने को मिलते हैं। पावर प्रोजेक्ट और बराक रिवर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पावर प्रोजेक्ट अगर बराक रिवर पर बनाता है, बराक रिवर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रिवर है जो फ्लो करती है, इधर से आपका आई थिंक फ्लो करती है बराक रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो पावर प्रोजेक्ट बनाता है तो हो सकता है कि बांग्लादेश में जो वाटर की जो एसेसिबिलिटी है उस पर असर पड़े, इसीलिए इन सब क्षेत्रों पर आपका कुछ मैटर रहता है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, तो सिग्निफिकेंस काफ़ी अहमियत रखता है। पहली बात तो ये कि सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जब भी हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी का कंसर्न रहते ही है, इंसर्जेंसी देखने को मिल सकती है। तो उन सब को अगर हमें टेकल करना है तो बांग्लादेश को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बॉर्डर देखो, है ना, बॉर्डर आप देखो, असम, मेघालय ये सब टच करते हैं और कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे मजबूत रहते हैं, तो इन सब इंसर्जेंट ग्रुप से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर फ्रेंडली बांग्लादेश रहेगा तो इट कैन इंश्योर कि जो भी बांग्लादेश के सॉइल है इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटी। एंड साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंड लॉक्ड है, ये अच्छे से याद रखना है। कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारा सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर लैंड लॉक्ड एंड शॉर्टर रूट हमें देखने को मिल सकता है टू द नॉर्थ ईस्ट थ्रू बांग्लादेश, है ना। ये का सी रूट जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, क्योंकि बांग्लादेश की बात करें तो उसका अपना टेरिटोरियल वाटर होता है, तो टेरिटोरियल वाटर की एसेसिबिलिटी विदाउट देयर परमिशन तो हम एक्सेस नहीं कर सकते ना, तो एग्रीमेंट सब की जाती है सो दैट हम कम समय में अपने नॉर्थ ईस्टर्न के साथ कनेक्ट कर सके, या फिर यूँ कह सकते हो कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये सब कुछ बातें होती है। अलॉन्ग विथ साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो गैप है उसको भी ब्रिज करने में यानी कि कम करने में मदद कर सकता है। कैसे? बिकॉज बांग्लादेश एक नेचुरल पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और बिम्स्टेक का भी हिस्सा है बांग्लादेश, आपको पता है, एज वेल एज BBIN इनिशिएटिव, दैट इज योर बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया इनिशिएटिव। ट्रेड रिलेशन की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो भारत का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में, तो ट्रेड के लिहाज से भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अलॉन्ग विथ बैलेंसिंग द चाइना, ये ध्यान रखनी है अगर आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशन देखनी हो, या फिर इंडिया म्यांमार देखना हो, या फिर इंडिया बांग्लादेश या इंडिया नेपाल, ठीक है, तो ये बैलेंसिंग चाइना वाला पॉइंट आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर बांग्लादेश न्यूट्रल रहता है तो इट विल इंश्योर कि जो चाइना अपनी अजर्टिव पॉलिसी दिखा रहा है इस रीजन में उसको काउंटर किया जा सकेगा। और अभी बांग्लादेश ने ही चाइना का जो क्लेम था कि जो पद्मा ब्रिज है विच इज़ बांग्लादेश का बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, ये चाइना क्लेम कर रहा था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे खारिज किया कि ना भाई ऐसी बात कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा है, और जब भी हमारे नेबरहुड रिलेशन पर क्वेश्चन आएंगे तो ट्रेड रिलेशंस को पॉइंट डालना ना भूलना है। बैलेंसिंग चाइना ये आपको ध्यान रखना है, बैलेंसिंग चाइना या काउंटर चाइना एक ही पॉइंट होती है, ठीक है। एंड सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी ये भी आपका पॉइंट आ सकता है। तो इसे हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल फ्रेंड्स। आफ्टर 9 ईयर लुल, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रीलॉन्च नेगोशिएशन फॉर इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2007 से ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट पर सहमति नहीं हुई है। आप समझ सकते हो 2007 और कहाँ 2022, तो कितने साल हो गए, है ना, काफ़ी अच्छे लंबे साल हो चुके हैं, फिर भी अभी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। और आपको समझना पड़ेगा जब भी हम यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं तो एक तो काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड उनके साथ होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इंडिया हैज ट्रेड सरप्लस, यहाँ पर देखो, है ना, विद द यूरोपियन यूनियन। तो अगर इस प्रकार की एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाती है तो आप समझ सकते हो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए तो दरवाजे खुल जाएंगे, है ना, क्योंकि कम टैक्स लगेगा इंडियन प्रोडक्ट्स पर, तो एसेसिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट टू दीज रीजन विल एक्सपैंड एंड इट विल डेफिनेटली बेनिफिट द इंडियन एक्सपोर्टर्स, इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, बट लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देख लो आर्टिकल नंबर दूसरा भी है, इसमें आपका बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो इसके अंतर्गत आपका ये कवर होगा। तो अभी तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातें चल रही थी, इसके अलावा भी कुछ अनदर मुद्दे पर भी नेगोशिएशन होने की बात चल रही है, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका IPA। नाम से ही पता चल रहा है जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएंगी एक दूसरे देश में उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, है ना।
एंड वी हैव द ज्योग्राफी इंडिकेटर्स एग्रीमेंट। तो इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। एंड ये जरूर ध्यान रखना है, आपके आंसर राइटिंग में आनी ही चाहिए अगर लेट से कि कोई क्वेश्चन आता है इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन या फिर ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, कि जो यूरोपियन यूनियन है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जब भी हम ट्रेडिंग पार्टनर की बात करते हैं तो इसका मतलब दोनों देश के बीच में जो ट्रेड हो देखने को मिलता है वो आप देख लो 116.36 बिलियन डॉलर का आपका ट्रेड हमें देखने को मिलता है दोनों देश। मतलब यूरोपियन यूनियन तो एक ग्रुप है ना, उसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाती है। और तो अगर हम बात करें इसकी तो जो ट्रेड वैल्यूएशन है वो आपका 116.36 बिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी आर ट्रेड सरप्लस, है ना। ट्रेड सरप्लस है यानी कि यूं कह सकते हो कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूरोपियन यूनियन में एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट। तो बेनिफिट किसको होगा अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाती है? तो इंडिया को तो अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। इसलिए इट इज़ एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट एफटीएज फॉर इंडिया। और इंडिया क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, आप देख लो। मिनरल फ्यूल्स हो गए, मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गई, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो ये सब मेजर एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपियन यूनियन के देशों में बाय इंडिया। एंड अगर थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया ने बेसिकली एफटीए के लिए जो नेगोशिएशन है यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 में ही शुरू की थी। यहाँ पर आप देखो, है ना, 2007 में ही शुरू की थी। लेकिन जो टॉक्स है ना, वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाई 2013 में, बिकॉज दोनों साइड्स यानी कि बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फेल्ड टू रीच एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन की इश्यूज। कुछ इंपॉर्टेंट इशू पर बेसिकली सहमति नहीं बन पाई, इसलिए जो आपका एग्रीमेंट है वो आगे नहीं बढ़ पाया। खासकर देख लो आप कौन कौन से इशू है कि जो ड्यूटीज लगाने की बात चल रही है ऑटोमोबाइल्स एंड स्पेसिस पर सहमति नहीं बन पाई, एग्रीकल्चरल एंड डेयरी पर ड्यूटीज की सहमति नहीं बन पा रही है ना। कुछ जो इंडिया के कंसर्न्स होंगे वो यूरोपियन यूनियन मानने को तैयार नहीं होगा, कुछ यूरोपियन यूनियन के कंसर्न्स होंगे वो इंडिया मानने को तैयार नहीं होगा। दैट्स वाई ये अटका पड़ा है, समझ में आया, इंक्लूडिंग द मूवमेंट ऑफ पर्सोनल, ये है आपका। तो ये ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है, देख लो, जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर एक चीज़ जरूर आती होगी कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, ठीक है। तो एक तो जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, इट विल हेल्प द इंडियन एक्सपोर्टर्स कि वो कंपिटिटिव एडवांटेज अपने प्रोडक्ट के लिए गेन कर सकते हैं इन द यूरोपियन मार्केट्स, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनको चीपर एसेसिबिलिटी मिल सकेगी इंपोर्ट्स के लिए फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। कहने का मतलब ये है कि एक तो लेट्स से कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तब उसकी रॉ मटेरियल्स इंडिया में लेट्स से नहीं मिलती है, अब उनको यूरोप के कोई देश से मंगाना है। तो अभी क्या होगा, अगर टैक्सेस हाई लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज हाई लगते हैं, तो फिर वो महंगा पड़ जाता है प्रोडक्ट। तो अगर जो टैक्सेस है वो कम लगे तो चीपर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया जा सकेगा, इट विल हेल्प द डोमेस्टिक इकोनॉमी एज वेल। और इंपोर्ट करने पर और एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे प्रोडक्ट्स को जितना से ज़्यादा करेंगे तो बेनिफिट हमारी इंडियन इकोनॉमी को है ही, इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी को है ही, ठीक है। और साथ ही साथ देख लो, यूरोपियन यूनियन इज कंसिडर्ड एज इंडियाज मेन सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट। एंड जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जाहिर सी बात है, इट विल प्रोवाइड बूस्ट टू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। एंड यूरोपियन यूनियन बेसिकली लार्ज मार्केट की खोज में भी है, क्योंकि जो इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड है, इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड मतलब जो यूरोपियन यूनियन में देश आते हैं ना, उन देशों के बीच जो आपका ट्रेड होता है उसी को हम कहते हैं इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड। तो अभी अटका पड़ा है, मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यूके के साथ जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन का वो भी श्रिंक होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए लार्ज मार्केट खोज रहा है यूरोपियन यूनियन। तो भारत भी चाहता है कि हम भी ट्रेड एग्रीमेंट करें, यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं मार्केट खोज रहा है। तो एक चांस बन रहा है कि ये जो नेगोशिएशन है वो आगे बढ़े। और जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो एक प्रकार से ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, जिसके तहत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं टू ईच अदर। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी कि जो टैक्सेस है वो कम कर देना, है ना, वेरियस प्रोडक्ट्स पर बेस्ड ऑन निगेटिव लिस्ट। निगेटिव लिस्ट यानी कि इसको छोड़कर बाकी जो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर जो टैक्स स्लैब्स है, टैक्स रेट्स हैं, है ना, अदर रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब कम किए जाने की बात होती है।
तो और अगर हम बात करें IPA, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, नाम से पता चला इट इज़ एन एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल अंडरटेकिंग। और रेसिप्रोकल अंडरटेकिंग मतलब दोनों देश सहमति जताएंगे कि जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे हमारे देश में या फिर आपके देश में, है ना, उसको आप प्रमोट करोगे, प्रोटेक्शन दोगे, है ना, सुविधा प्रोवाइड करोगे, ये बातें होती है। और अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पैक्ट, तो एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट एंड प्रोडक्टेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करता है, सो दैट जो GI प्रोडक्ट्स के ट्रेड है उसको फैसिलिटेट किए जा सके। सो फ्रेंड्स, ये हमने सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। द थर्ड आर्टिकल डील्स विथ नेवर्स हिट सेंटर टेल्स स्टेट टू कट डेट। अभी बात चल रहा है ये कि जो स्टेट्स हैं, है ना, उनका जो डेब्ट टू GSDP रेशियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अब हाई डेब्ट टू GSDP रेशियो कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होती। कैसे अच्छी बात नहीं होती इसको समझना पड़ेगा। लेट से कि आपके पास टोटल 100 रुपये है, ठीक है, तो आपके पास टोटल 100 रुपये है, लेकिन 100 रुपये में आपने 10 रुपये जो है लोन के पैसे, ठीक है, तो लोन के पैसे तो आपको चुकाना पड़ेगा, है ना। अब ये 10 रुपये पहले लोन के पैसे थे, अब धीरे धीरे इसको 20 कर दो, इसको 30 कर दो, इसको 40 कर दो, 50 कर दो, 60 कर दो। अब लेट से कि भाई साहब आपके पास 100 रुपये और 60 रुपये तो आपके लोन वाले पैसे, तो आपको वो चुकाना पड़ेगा ना लोन। तो उसी प्रकार से ये जो आपका हाई डेब्ट टू GSDP रेशियो होता है ना, वो ठीक नहीं होता है, बिकॉज वो लोन के पैसे और अल्टीमेटली उस पर इंटरेस्ट लग रहा होगा, उसको चुकाना होगा, तो जो भी रेवेन्यू सरकार की आ रही होगी वो कहीं ना कहीं डेब्ट को चुकाने में ही खत्म हो जाएगी, और फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ कंसर्न्स होते हैं, दैट्स वाई बोला जाता है कि जो हाई डेब्ट टू GDP रेशियो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और FRBM एक्ट के कुछ रिकमेंडेशन को भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। आज थोड़ा सा आर्टिकल लंबा जा सकता है बिकॉज मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 3, इट डील्स विद द इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो देख लो, इट इज़ बीइंग रिपोर्टेड कि जो सेंटर है उन्होंने सारे स्टेट से अर्ज किया है कि जो भी आपके डेप्ट बर्डन है ना, जो बढ़ रहे हैं उस पर आप कंट्रोल करिए, नहीं तो अगर ऐसा चलता रहा तो कंट्री की इकोनॉमी पर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? बिकॉज अगर हम बात करें देश की इकोनॉमी की, तो देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टेट की इकोनॉमी पर निर्भर करता है ना। तो स्टेट की इकोनॉमी अगर ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा ही करेगा। तो ये बातें होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लो, हाल ही में RBI ने हाईलाइट किया है कि जो डेब्ट टू GSDP रेशियो है 18 स्टेट्स एंड यूटीज का, वो आपका 31% हो चुका है ना, 31.2%। एंड जबकि जो FRBM एक्ट है यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, इस पर क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में आ चुका है, इसलिए FRBM इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो डेब्ट टू GDP रेशियो होना चाहिए वो 20% होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए और 40% होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बाय द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, है ना। इसको हासिल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना होता है FRBM एक्ट के अनुसार। लेकिन वाई द इंक्रीजिंग डेब्ट? इट इज़ ऑल बिकॉज एक तो ये कि रेवेन्यू का लॉस हो गया। कैसे लॉस हो गया? कोविड-19 पैंडमिक और उसके कारण जो इकोनॉमिक शटडाउन हुए हैं, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई थी, तो कहाँ से रेवेन्यू आएगी, ठीक है। एंड एज वेल एज इरोजन ऑफ ऑटोनोमस फिजिकल स्पेस ड्यू टू GST, यानी कि गवर्नमेंट वेरियस पॉपुलिस्ट स्कीम इलेक्शन के दौरान इलेक्शन फी सब अनाउंस करते हैं, तो सारे के सारे पैसे जो है वो इन सब स्कीम सब योजनाओं में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा, रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो एक्टिविटीज है वो प्रमोट नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण ओवरऑल डेब्ट बढ़ जाता है ना, और जो रेवेन्यू सोर्सेस है वो भी नहीं आ पाते। तो स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आप देख लो, अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर वो स्टेट से आता है। 2/3 मतलब क्या? 67% है ना। तो 67% ऑफ इंडिया पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर विच इज़ डन ऑन क्रिएटिंग द कैपिटल एसेट्स, जैसे हॉस्पिटल बना दिए या फिर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना दिए, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। और जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे तो इससे रोजगार, इनकम सब कुछ जनरेट होता है, ठीक है। तो ये बात है। और स्टेट जो है 5 टाइम्स मोर पीपल को एम्प्लॉय करती है देन द सेंटर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस है कि फिजिकल हेल्थ होना क्यों जरूरी है। और साथ ही साथ अगर डेप्ट राइज होती है तो ये विस्कस साइकिल को जनरेट कर सकता है, जहाँ पर स्टेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। अब इंटरेस्ट पेमेंट से थोड़ी ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपिटल एसेट बनेंगी, है ना। वो तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट
चल रहा है, तो न्यू एसेट क्रिएट नहीं होगा तो फिर रोजगार या फिर यूँ कह सकते हो कि स्टेट की रेवेन्यू ये सब भी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना कितना ज़रूरी होता है, सो दैट वो इनकम को जनरेट कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लाइक दैट। ठीक है। एंड ह्यूज बियरिंग ऑन नेशनल इकोनॉमी, ये तो बात है ही, बिकॉज कुछ की जो स्टेट इकोनॉमीज है, यानी कुछ राज्यों की जो इकोनॉमी है वो इंडिया के जो नेबर्स की इकोनॉमी है जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका उससे भी बड़ी है। तो ऐसे में इन राज्यों की जो इकोनॉमी अगर थोड़ा सा खराब होती है, इम्पैक्ट होती है, तो नेशन की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई। और यहाँ पर आप देख लो, व्हाट सेंटर शाउट फ्रॉम स्टेट्स। तो सेंटर क्या डिमांड कर रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है ना करो, यानी कि पैडी एंड व्हीट कल्टिवेशन सिर्फ उसी को प्रमोट नहीं करना है, दूसरे दूसरे क्रॉप्स को प्लांट करवाने के लिए एक प्रकार से मोटिवेट करना है, जैसे पल्सेस हो गए, वाल सीड्स हो गए। ठीक है। एंड साथ ही साथ फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड फिल वैकेंसी, फोकस ऑन स्लम रीडेवलपमेंट एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, साथ ही साथ एडवांसिंग अर्बन प्लानिंग फॉर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ट्रांजिट कॉरिडोर, रिड्यूस डेप्ट बर्डन एंड फिजिकल डेफिसिट, ये सब कुछ बातें। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स ICICI, HDFC, NPCI's IT रिसोर्सेज एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये प्रीलिम्स में आया है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर इस पर कुछ डैमेज, आपत्ति जो भी अगर आ जाती है तो इससे इकोनॉमी का, पब्लिक हेल्थ, नेशनल सिक्योरिटी पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नाम से पता चल रहा है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो अभी क्या न्यूज़ में आई है कि जो ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, या फिर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो IT रिसोर्सेज है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, उसको CI डिक्लेयर किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, सबसे पहले हम सिलेबस में पहुंचते हैं। तो मैं भी टॉक अबाउट द सिलेबस, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसी को हम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ये फिजिकल या फिर साइबर बेस्ड सिस्टम हो सकता है जिसका डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो इसका डेलिबरेटिंग नहीं, डेबिलिटेटिंग, यानी कि बहुत ही घना इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी पर, पब्लिक हेल्थ या फिर सेफ्टी पर पड़ सकता है। अभी सोचो, अगर हम बात करें लेट्स से कि बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर भी एक प्रकार से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर वो डैमेज हो गया तो पूरा जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी, जो भी ट्रांजेक्शन सब होते हैं वो सब अटक जाएंगे, है ना। तो ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम बात करें क्या थ्रेट हो सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो नेचुरल थ्रेट हो सकते हैं, अर्थक्वेक आ गई, सुनामी आ गई तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया, तो ये सब कुछ थ्रेट हो सकते हैं। या फिर ह्यूमन काउज्ड, जैसे टेररिज्म, साइबर अटैक बहुत बड़ा कंसर्न है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अटैक को लेकर। साथ ही साथ इकोनॉमिक स्पिनोज एंड एक्सीडेंटल भी हो सकता है, जैसे पावर ग्रिड या फिर सेफ्टी सिस्टम फेल्यूर हो गया, है ना। अब सोचो कि पूरी बिजली ही चली जाए तो जो भी सिस्टम्स या फिर इंडस्ट्रीज जो पावर पर डिपेंडेंट है वो तो ऑपरेट करना बंद कर देंगे। ठीक है, या फिर जो भी सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी पर ऑपरेट हो रही है, बिकॉज आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिस है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो IT रिसोर्सेज एक प्रकार से बैकबोन है काउंटलेस क्रिटिकल ऑपरेशंस का, है ना। एक प्रकार से इंटरकनेक्टेडनेस प्रोवाइड करता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग मतलब यूँ कह सकते हो कि जो इफेक्ट है ना वो चलता रहेगा, 1 to 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा, इसी कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो वेरियस सेक्टर में इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। और गवर्नमेंट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इनके पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके अंतर्गत गवर्नमेंट को पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है कोई भी डाटा को, डाटाबेस को, IT नेटवर्क को या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट दैट डिजिटल एसेट। क्या लिए गए हैं मेजर्स टू प्रोटेक्ट द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है और ये नोडल एजेंसी है फॉर टेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द CII। एंड वी हैव द CERT, आपको पता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कि नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। आप हमें बताओ CERT किस एक्ट के माध्यम से क्रिएट की गई है, क्या यह स्टेटूटरी है, नॉन स्टेटूटरी है? ठीक है, क्या फंक्शन है, 4-5 फंक्शन आप बताओ।
National Cyber Security Coordinator to coordinate with different agencies at the national level for cyber security matters, and we have the National Cyber Security Policy 2013 to build a secure and resilient cyberspace. तो ये कुछ बातें हैं और देख लो ये डेफिनेशंस के एग्जांपल याद रखने व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वी हैव द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वी हैव द पावर एनर्जी सेक्टर वी हैव द टेलीकॉम सेक्टर बिकॉज इन सब पर कुछ भी अगर खतरा आता है तो पूरी जो इकोनॉमी है या फिर जो सिक्योरिटी है वो सब थ्रेट हो सकती है ठीक है गवर्नमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक इंटरप्राइज इसको तो रट ही लेना है ये क्वेश्चन के रूप में प्रीलिम्स में आ सकता है क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी मीट्स अब इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसमें कुछ बातें हैं नहीं तो ये जो आपका मेजर इकोनॉमिक फोरम है या फिर मीटिंग है ये आपका हुआ था जिसका एम है कि जो भी प्रोग्रेस अचीव किए गए थे COP26 के दौरान यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ऑफ द UNFCCC तो जो भी प्रोग्रेस हुए हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ना क्लाइमेट एक्शंस को और मजबूत करने की ज़रूरत है साथ ही साथ जो अर्जेंट एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिले हैं बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर उसको हैंडल किया जा सके और MEF की बात करें तो उसको 2009 में लॉन्च किया गया था US प्रेसिडेंट ओबामा के द्वारा और इसका एम क्या है कि डायलॉग फैसिलिटेट कर सके एवं मेजर इमिटिंग कंट्री जो इमिट करते हैं जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं चाहे वो डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो सो दैट जो एफर्ट्स हैं टू डील विद द क्लाइमेट चेंज उसको और ज़्यादा एडवांस कर सके एंड वी हैव द मेजर इकोनॉमी जो पार्टिसिपेट करते हैं MEF में वी हैव द ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा चाइना यूरोपियन यूनियन फ्रांस जर्मनी इंडिया जापान UK टुगेदर अकाउंट फॉर रफली 80% ऑफ द ग्लोबल GDP यानी कि ये जो देश हैं जिसकी नाम हमने ली मेजर इकोनॉमी विच पार्टिसिपेट इन द MEF ये 80% ऑफ GDP को कंप्राइज करते हैं ग्लोबल GDP को एज वेल एज 80% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन तो ये याद रखना है 80/80 कौन से मेजर इकोनॉमीज ऑफ द MEF ये लिख सकते हो जिसमें आपके ये सब देश आ जाते हैं ठीक है न्यू इनिशिएटिव जो अनाउंस की गई हैं तो वी हैव द ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे जिसके तहत मीथेन के लीक्स मीथेन के इमिशंस को हैंडल करना है बिकॉज मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस आपको पता है एंड काफ़ी ज़्यादा वार्मिंग पोटेंशियल होती है इसकी एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्लेयरिंग फ्रॉम द ऑयल एंड गैस सेक्टर तो इससे मीथेन इमिशन निकलता है एंड वी हैव द कलेक्टिव 2030 जीरो इमिशन व्हीकल गोल एंड ग्रीन शिपिंग चैलेंज सो दैट इमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कम कर सके ग्रीन हाउस गैस इमिशन ठीक है एंड वी हैव द क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंज जो फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगा साथ ही साथ एफर्ट्स टू एनहांस फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर एफिशिएंसी अगर हम अचीव कर पाते हैं तो फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं हमारी इनहेंस होगी बिकॉज फूड सिक्योरिटी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी पर ये तो आपको पता ही है एंड इंडिया ऑल्सो कॉल्ड अपॉन द मेंबर्स इंडिया ने भी कहा है कि जो भी मेंबर्स हैं MEF के कि वो ग्लोबल मूवमेंट लॉन्च करे लाइफ पर दैट इज लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो PM ने ले डाउन की थी COP26 के मीटिंग के दौरान इन द ग्लासगो ठीक है तो ये सिंपल है अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में अभी आप देख रहे होंगे कि जो असम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर आपका ग्रीन सिचुएशन है फ्लडिंग की अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्लडिंग के कारण क्या है ना कैसे से निपटा जाएगा तो जब हम बात करते हैं फ्लड सिचुएशन अरुणाचल प्रदेश में ये टॉपिक आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कवर होगा ठीक है अब एक बात बताओ ये जो पानी है ब्रह्मपुत्रा की आ रही है कहाँ से जम्मू एंड कश्मीर या फिर यूँ कह सकते हो तिब्बत रीजन से लेकिन फ्लडिंग नॉर्थ ईस्टर्न में क्यों आ रहा है इट इज़ ऑल बिकॉज जो आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो भी आपका तिब्बत रीजन वो आपका यूथफुल स्टेज में होती है और इधर यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते आते इनका जो शिफ्टिंग है वो आपका मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में आ जाती है और मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज में मैंने आपको बताया डिपोजिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट और काफ़ी ह्यूज सेडिमेंट्स वो लेकर आती है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा की ओरिजिन होती है अल्टीमेटली वो सेडिमेंट्स बेड को रिवर चैनल को सैलो कर देती है और फ्लडिंग हमें देखने मिलता है खासकर रेनफॉल सीजन में या फिर मानसून सीजन में ठीक है तो फ्लड सिचुएशन इन अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय वो कहीं ना कहीं ग्रीम है और कहीं ना कहीं रेनफॉल रुकने का नाम नहीं ले रही है इसके कारण आपका फ्लड्स लैंडस्लाइड ये सब कॉमन वहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या हुआ जो रिवर चैनल्स हैं ठीक है और उसके लेफ्ट या राइट साइड में देखोगे तो जो फ्लैट एरियाज आपको देखने को मिलता है उसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं तो जो फ्लड प्लेन्स है रिवर ब्रह्मपुत्रा की बराक की एज वेल एज उनकी जो न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज है वो हाईली फ्लड प्रोन है पहली बात तो यही ठीक है अब फ्लड्स के कारण क्यों है वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो एक तो सेडिमेंट लोड जो है ना ब्रह्मपुत्रा काफ़ी ज़्यादा लेकर आती है बहुत ही ज़्यादा है ना जिसके कारण जो आपका असम या फिर मेघालय वाला रीजन है ना वहाँ पर वो काफ़ी भारी मात्रा में सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है और वैली जो है वो सैलो हो जाता है और अल्टीमेटली जो पानी है वो इनंडेट हो जाता है फ्रॉम देयर ओरिजिनल चैनल
ठीक है। तो ये है तो सेडिमेंट लोड ऑफ ब्रह्मपुत्र, ये सबसे हाईएस्ट हमें देखने को मिलता है। और ये क्या करेगा, वाटर कैरिंग कैपेसिटी रिवर की कम कर देता है, तो क्या करेगा, इनंडेट कर देगा फ्लड प्लेन्स को। एंड वी हैव द अनस्टेबल कैरेक्टर ऑफ ब्रह्मपुत्र। अनस्टेबल कैरेक्टर यानी कि अर्थक्वेक प्रोन नेचर है, ये रीजन आपको पता है क्योंकि ये आपका एक्टिव सेस्मिक जोन में लाई करता है। एंड वी हैव द बैंक इरोजन एंड डेब्रिज डिपोजिशन, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजन एंड डेब्रिज का डिपोजिशन होता है ब्रह्मपुत्र, बराक एंड उनके ट्रिब्यूटरीज में। एंड मैनमेड कारण भी हैबिटेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, कहीं ना कहीं वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी को कम कर देता है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी कैचमेंट एरिया में देखने को मिल रहे हैं। इन्फोर्समेंट इन फॉरेस्ट लैंड्स एंड वाटर बॉडी, इन्फोर्समेंट है इंक्रोचमेंट, है ना, जैसे जो भी आपके लेक्स हैं, है ना, अब वो सब लेक्स अगर भर जा रही हैं, है ना, बिकॉज ऑफ द मैनमेड रीजन, तो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा, तो फ्लडिंग कर देगा। ठीक है। पेनिनसुलर रीजन में जो रिवर्स है वो वहाँ पर फ्लडिंग उतनी ज़्यादा क्यों देखने को नहीं मिलती है। अगर एक लॉजिक बताएं तो एक लॉजिक ये भी है कि जो आपका हिमालयन रिवर है वो पेरिनियल है, ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है अभी, और अभी रेनफॉल मानसून से भी पानी आ रहा है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो ग्लेशियर का तो कोई सोर्स है नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल का सोर्स है, तो इसीलिए वहाँ पर आपका फ्लडिंग के सिचुएशंस कम देखने को मिलते हैं, आते हैं, लेकिन जैसे केरला तमिलनाडु जो कोस्टल रीजन है ना, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और अर्बन फ्लडिंग का अपना ही कारण होता है, वो आपको पता है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो देख लो आप, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एम्बैंकमेंट, जो भी एम्बैंकमेंट्स हैं रिवर्स की जो प्रोटेक्ट करती है वाटर को फ्रॉम इनंडेशन, तो वो बनाए जाए। ड्रेजिंग ऑफ रिवर बेड, ड्रेजिंग ऑफ रिवर बेड का मतलब क्या हुआ, जो रिवर है, लेट्स से कि ये आपका रिवर है, ठीक है, अब अभी क्या कर रहा है, रिवर भर भर के सेडिमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, वाटर जो है वो ज़्यादा डीपली जो है वो स्टोर नहीं होगा इस रिवर चैनल में। तो ड्रेजिंग का मतलब हुआ कि इन सेडिमेंट्स को निकाल के बाहर फेंको, सो दैट जो डेप्थ है रिवर की वो बढ़े, और अल्टीमेटली वाटर मोर एंड मोर रिवर, मतलब जो रिवर है मोर एंड मोर वाटर को स्टोर करके वो लेकर जाए, है ना, सो दैट फ्लडिंग ना हो। इसी को कहते हैं ड्रेजिंग ऑफ रिवर बेड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, तो इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट है, ठीक है, फ्लड प्लेन जोनिंग, यानी कि फ्लड प्लेन को डिवाइड करिए इनटू द कैटेगरीज बेस्ड ऑन द वल्नरेबिलिटी, एंड अकॉर्डिंगली कौन सी एक्टिविटी जो वहाँ पर चलानी है नहीं चलानी है वो सब आपको देखना है। साथ ही साथ रिवर चैनल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा टू इंक्रीज हाइड्रोलिक कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स ये सब हमने आर्टिकल डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।